हाय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं थेल्स परिमेय का विलोम और उसको सिद्ध करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था थेल्स परिमेय, आज उसका विलोम मतलब उल्टा सिद्ध करेंगे, यानी थेल्स परिमेय का विलोम हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम परिमेय पर चलते हैं, पहले कथन जानते हैं, फिर उनको हम सिद्ध करेंगे। तो थेल्स परिमेय या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था थेल्स परिमेय को सिद्ध करके, आज हम थेल्स परिमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। और ये हमारे में दिया हुआ है परिमेय 6.2 का कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। तो 6.1 परिमेय मतलब थेल्स परिमेय में हमने सिद्ध किया था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता, उसमें एक ही अनुपात में विभाजित करता, वो सिद्ध करना था। इसमें सिद्ध करना है कि एक अनुपात में विभाजित है, सिद्ध करना है यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, तो मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी और सी है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दो भुजा यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी, यहाँ दो भुजा है और एक रेखा डी ई है जो एक ही अनुपात विभाजित करता, सिद्ध करना है कि डी ई जो है बी सी के समांतर है। तो इसमें दिया क्या है, परिमेय के कथन के अनुसार दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी देख लीजिए, ये रेखा जो डी है, डी ई भुजाओं ए बी और ए सी, भुजाओं ए बी और ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। फिर एक बार समझ लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई, यहाँ पर देख लीजिए डी हो गया, डी ई भुजाओं ए बी और ए सी, भुजाओं ए बी और ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब डी पर और ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी, मतलब एक ही अनुपात में यह विभाजित करती है। थेल्स परिमेय का विलोम हो गया, और उसमें सिद्ध करना ये था, इसमें दिया हुआ है, इसमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है क्या, ये तीसरी भुजा का समांतर होती है, मतलब डीई जो है बीसी के समांतर होती है, सिद्ध करना है डीई समांतर डी समांतर। चलिए प्रमाण पर चलते हैं। फिलहाल हम संभव हो तो मान लेते हैं कि डीई जो है बीसी के समांतर नहीं है, संभव है तो मान लेते हैं डी जो है बीसी के समांतर ने, हमको सिद्ध करना है डी बीसी के समांतर है, तो तब तक मान लेते हैं डी जो है बीसी के समांतर नहीं है। तब हम डी से एक रेखा खींचते हैं डी एफ रेखा खींच लेते हैं कि समांतर बीसी के संभव है, तो हम डी एफ समांतर क्या खींच लेते हैं बी सी। तो डी से बीसी के समांतर एक रेखा डी एफ खींचा जो एसी को देखिए, डी से रेखा खींचते हैं, यहाँ पर डी एफ खींचे हैं, तो डी से रेखा खींचे तो एसी को एफ पर काटती है, तो एसी को एफ पर काटती हैं या मिलती हैं, एफ पर काट। तब अब थेल्स परिमेय पर थोड़ा ध्यान देते हैं। थेल्स परिमेय क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को दो भिन्न बिंदु पर काटती है तो वह एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर क्या है, डी एफ समांतर बी सी, यहाँ पर क्या है, हमने क्या लिया कि डी एफ अर्थात डी एफ समांतर बी सी, यहाँ पर लिखे हैं कि डी से बी सी के समांतर एक रेखा डी एफ खींचे, आप देख लीजिए डी एफ के समांतर खींचे बी सी के, तो यहाँ लिखेंगे डी एफ समांतर बी सी। तो थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ही अनुपात है, मतलब ए डी बटे
डी बी ए एफ बटे एफ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई नहीं लेना है, यहाँ पर हम क्या लिए, डी एफ समांतर। डी तो हो अभी समांतर नहीं है, इसका हम सिद्ध करना है डी जो बी सी के समांतर। समांतर क्या खींचे हम, डी एफ समांतर बी सी, इसीलिए ए डी बटे डी बी हो जाएगा। और ये एफ बिंदु जहाँ प्रदर्शित करती है, तो ये ए एफ बटे एफ सी, इसको मान लेते हैं हम नंबर 1। ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी बराबर, समीकरण को मान लेते हैं नंबर 1। लेकिन हमको दिया क्या है, लिखेंगे लेकिन दिया है, क्या दिया है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुलना कीजिए तो क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 में भी ए डी बटे डी बी है, इसमें भी ए डी बटे डी बी है। तो 1 और 2 को तुलना करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी मतलब ये पक्ष, इसका भी ये पक्ष और समीकरण 1 का भी ये पक्ष क्या है, बराबर, दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। और समीकरण पहला का हो जाएगा ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी। अब ये हमको समीकरण 1 और 2 के तुलना से हो गया हमको ए बटे ई सी और ए एफ बटे एफ सी। अब करते हैं क्या, हम दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो अब क्या लिखना है, ए ई बटे ई सी। अब लिख देंगे ए ई बटे ई सी, इसमें भी एक जोड़ देंगे, इधर भी लिखेंगे ए एफ बटे एफ सी, इधर भी एक जोड़ है तो 1/1 कर लीजिए, इसमें भी 1/1 कर लीजिए। अब ई सी ए वन का एलसीएम निकालेंगे तो ई सी हो जाएगा। अब ए ई अब प्लस ई सी, इधर भी एफ सी और 1 का एलसीएम एफ सी। अब ये हो जाएगा ए एफ एफ सी। अब चलिए थोड़ा आकृति पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए ई जोड़ ई सी। तो यहाँ भी देखिए ए से ई तक जोड़ ई से सी तक। तो यहाँ पर देखिए ए ई जोड़ ई सी बटे ई सी हो गया। तो यहाँ पर ऊपर में देखना है कि ए ई जोड़ ई सी, तो इसमें भी आकृति में चलिए ए से ई तक, ए से ई तक। तो ए से ई तक देखिए, ए से ई तक चल रहे हैं, इसमें जोड़ देंगे हम क्या, ई सी। ई सी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमको, ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटे ई सी। अब यहाँ पे चलिए ए एफ, इसमें क्या है, ए एफ बटे ए एफ जोड़ एफ सी बटे एफ सी। तो चलिए ए एफ, यहाँ पर ए एफ में जोड़ना है, ए एफ यहाँ से ए एफ तक चलिए, अब फिर एफ से सी तक चलिए, क्या हो जाएगा, ए एफ जोड़ एफ सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी। ये भी हो जाएगा ए सी, ए सी बटे एफ सी। अब देखिए यहाँ भी ऊपर में ए सी है, यहाँ भी ऊपर में ए सी है, तो ए सी हम कैंसिल कर सकते हैं, ए सी कट गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बच गया। अब इसको आरी तिरछी गुना कर देते हैं, इसी को 1 से गुना करेंगे, एफ सी को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ई सी। तो पहले ई सी को 1 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई सी बराबर 1 से एफ सी गुना करेंगे तो एफ सी। अब देखिए चित्र में हम क्या निकला, ई सी बराबर एफ सी। तो ई सी बराबर एफ सी, तो ई सी, यहाँ देखिए ध्यान से, ई से सी तो ई सी हुआ, और एफ से सी तो एफ सी हुआ। तो यहाँ पर चित्र में क्या लग रहा है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं, मतलब सी ई से दूरी है सी एफ का, चित्र में तो दूरी लग रहा है, लेकिन हमने प्राप्त किया कि ई सी बराबर एफ सी, मतलब दोनों एक बराबर हैं, मतलब दोनों का दूरी बराबर है। ये तो संभव तभी हो सकता है जब बिंदु एफ किस पर हो, ई पर हो। कब संभव हो सकता है, जब बिंदु एफ ई पर स्थित हो। इससे पता चलता है हमको क्या कि एफ और
एक ही बिंदु है। एफ एफ और ई अलग नहीं होकर के, इससे हम अगर कहते हैं ये हमको जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर समीकरण ई सी बराबर एफ सी, इससे तो ये पता चलता है कि एफ अलग नहीं होकर के किस पर है, ई पर स्थित है। मतलब एफ और ई क्या है, समपाती हैं, मतलब एक ही पर स्थित है, तभी जा करके ये दोनों बराबर होगा। ई सी जोड़ एस, ई सी बराबर एफ सी। तो हम करेंगे क्या, तो इससे पता ये चलता है क्या, एफ और ई, एफ और ई एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। अतः अतः यहाँ पर डीई, अतः डीई और डी एफ अब एक ही रेखा हो गया। जब बिंदु एफ और ई एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, डी एफ और डी एक ही रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई और डी एफ, डी ई और डी एफ एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। अब क्या बन गया, हमको डी एफ डी ई रेखा बन गया। तो अगर डी एफ डी ई पर आ गया, मतलब अब डी एफ किस पर आ गया, इस पर आ गया। तो अगर डी एफ इस पे आ गया, तो डी एफ हम क्या माने, तो उसको ये बी सी के समांतर है। तो एफ अब ई पर आ गया, तो अब डी एफ क्या बन गया, डी ई, इसलिए डी ई भी क्या है, बी सी के समांतर है। इसलिए डी ई बी सी के क्या है, समांतर हैं। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि किसी भी त्रिभुज में इन्हीं दो भुजा को मिलाने वाली रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। यह थेल्स परिमेय का विलोम है। उम्मीद है कि आप लोग इस परिमेय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम एक विभेयक, इस पर आधारित एक विभेयक प्रश्न भी बताते हैं जो थेल्स परिमेय पर आधारित है। प्रश्न है, ये विभेयक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप जरूर इसको रिवाइज करिएगा परीक्षा से पहले। दिया हुआ बगल के चित्र में डी समांतर बी, डी समांतर डी के समांतर है, बी सी के समांतर, डी समांतर बी सी, और ए डी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए चित्र में देखिए, ए डी बराबर दिया हुआ है 4x-3, और ए ई का मान दिया हुआ है 8x-7, और बी डी का मान दिया हुआ है 3x-1, और इस ई सी, यहाँ देखिए ई सी का मान दिया हुआ है 5x-3। तो x का मान निकालें, तो चलिए हम हल करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर बी सी, डी समांतर बी सी। तो थेल्स परिमेय से, तो थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, ये ए डी बटे डी बी, ए डी बटे या बी डी लिख सकते हैं, जैसा कि दिया हुआ उसी के अनुसार लिखेंगे। ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब चलिए चित्र में त्रिभुज से क्या दिया हुआ है, ए डी का मान कितना है, तो ए डी का मान बैठाएं। ए डी का मान है 4x-3 बटे बी डी का मान है 3x-1, और फिर ए ई का मान है 8x-7, और ई सी का मान है 5x-3। अब इसको क्रॉस गुना करना है, तिरछी गुना करना है। अब इसको हम इससे गुना कर लेते हैं या इसको इससे गुना कर लेते हैं। तो 8x-7 को 3x-1 से गुना करते हैं, 8x-7 को गुना करते हैं 3x-1 से। अब यहाँ पर इसको हम इससे गुना कर लेते हैं, 4x-3 को गुना कर लेते हैं 5x-, तो क्या किया हम, तिरछी गुना किए हैं, इसको इससे गुना किए हैं और इसको इससे गुना। अब गुना कर लीजिए, 8 या 24, 24 x² हो जाएगा ये, 8
या 24x² हो गया। ये 8x -1 गुना करेंगे तो -8x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो 7 या 21, ये हो जाएगा 21x -7। अब -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 5 चौका 20x² हो जाएगा ये। फिर 4x को -3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x हो जाएगा। फिर -3 को 5x से गुना करेंगे तो -5 तिया 15x हो। अब माइनस माइनस प्लस 3 तिया या चलिए 24x² -8x -21x, तो कितना हो जाएगा -29x। ये +7 यहाँ आ जाएगा और 20x² लिखेंगे। इसके बाद -12x और -15x, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस में 27x प्लस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 24x² में से 20x² को इधर ले आए, फिर -29x है तो उधर वाले 27x को इधर ले आए, 27x हो गया। यहाँ +7 है, माइनस उधर माइनस +9 था तो इधर -9 हो, बराबर 24x में से 20x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x²। 24x में से 20x² घटाएंगे तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 27x को उधर से लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 27x में से 29x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, और 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x², ये 2 है कॉमन में आ गया तो -x हो गया। यहाँ 2 है तो कॉमन में आ गया तो -1 बच गया, बराबर 0। अब देखिए ये 2 गुना रूप में है, इधर बट्टे रूप में आ जाएगा, मतलब 2 गुना रूप में इधर लाएंगे तो समीकरण नियम से क्या होगा बट्टे रूप में आ जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए 2 को हम छोड़ देते हैं, तो 2x² -1 -x बराबर 0। अब इसका गुणनखंड विधि से हम क्या निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो 2x² -1 गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे इसका, तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² गुना -1, यानी शुरू के पद को और अंतिम पद को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है -2x²। अब बीच वाले पद को बांटेंगे, बीच वाले पद को बांटेंगे तो यह क्या हो जाएगा -2x प्लस x, मतलब x में से 2x घटाएंगे तो -x बच जाएगा। गुना करने पर इसको और इसको गुना करेंगे तो -2x² आ जाएगा, तो -1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x, माइनस, यहाँ पर -2x है तो 2x तो निकल गया तो यहाँ माइनस बच गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं तो 1x - 1 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 1, यानी एक ठो ले लेंगे 2x + 1 और दूसरा बराबर में से एक ठो, दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, दोनों में से एक ठो ले लेते हैं, x - 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -1/2। अब इसका मान हो जाएगा x बराबर +1। देखिए किसी भी त्रिभुज में x का मतलब मान जो होता है ऋणात्मक नहीं होता। त्रिभुज के भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता। जब x का मान -1 निकल गया है तो इसका मतलब है कि इसमें भुजा का मान क्या निकलेगा, ऋणात्मक। नहीं तो ऋणात्मक निकलेगा तो यह मान संभव है ही नहीं, तो लिखेंगे यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक निकल, क्या निकल गया है, ऋणात्मक निकल गया, तो लिखेंगे यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः x का मान क्या हो जाएगा, अतः x का मान हो जाएगा x बराबर 1 इकाई। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं है तो यहाँ पर मात्रक हम दे देंगे, x का मान निकल गया हमको 1। तो चलिए सवाल में हमको x का मान प्राप्त हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।